इसकी आवाज़ नहीं आ रही बेटे। और आज दूसरा लेक्चर कमर हुसैन शाह सब्सवारी साहब का है, जो एक्स वाइस चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी के। वो 1 बजे होगा। डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद आप लोग 10-15 मिनट ब्रेक कर लीजिएगा, लेकिन 1 बजे असेंबल हो जाइएगा ताकि लेट ना हो, तो जल्दी हो जाए आपका। तो वो लेक्चर जब ख़त्म होगा तो फिर कल का प्रोग्राम मैं आपको दे दूँगा। थोड़ी देर स्टे कीजिएगा, प्रोग्राम लेके जाइएगा। आज की तकरीब का आगाज़ सलावत करने पास से जनाब रहमान साहब से तशरीफ़ लाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. मैं रिक्वेस्ट करूँगा जय सैन से तशरीफ़ लाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का। हमको रोज मिलता है सदका प्यारे आका का। उनके दर के टुकड़ों पे खुश नसीब पलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की। आज का लेक्चर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर है और डॉक्टर साहब अथॉरिटी है इस पर। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। आज के लेक्चर के बाद आपको खुद भी आगाही हो जाएगी। बगैर वेस्टिंग एनी टाइम रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से तशरीफ़ लाएँ, आपके लेक्चर का आगाज़ करें। डॉक्टर अजीज़ रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद बार कौंसिल की एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, अहदेदारान, और मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे फेमिलियर फेसेस, कुछ मेरे साबका स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। और इट इज़ ऑलवेज नाइस टू बी बैक विद देम एंड इवन ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो ये बात बजाते खुद एक बहुत ही खुशाइंद और अच्छी बात है
और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान में कि बार काउंसिल्स पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 19 की जजमेंट के बाद बार वोकेशनल कोर्सेज के लिए दे आर डूइंग सीरियस एफर्ट्स। पंजाब में बहुत अच्छी इस हवाले से बैरिस्टर अहमद कयूम साहब और उनके साथी कोशिश करते रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी सब्जबारी साहब और उनके साथियों ने और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, दे आर रियली क्वाइट वेलकमिंग। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, प्राइमरीली इसका ताल्लुक जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के हवाले से है। तो इससे पहले कि हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं और गुफ्तगू को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर ये थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट है ये LLB के करिकुलम में अभी तक कंपल्सरी या लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद नहीं है। ये एक ऑप्शनल कोर्स है, और जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल कोर्सेज हैं उनमें से जब ऑप्शनल कोर्सेज आखिरी सब्जेक्ट सेमेस्टर्स आते हैं या आखिरी साल होते हैं तो उस वक्त ऑफर किए जाते हैं। तो बाज़ जगहों पे इस सब्जेक्ट को ऑफर किया जाता है और बाज़ जगहों पर इस सब्जेक्ट को ऑफर नहीं किया जाता, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एंड नंबर ऑफ रीजंस, and one of the prominent reason and the most important reason is the availability of the relevant faculty। अगर किसी जगह पर कोर्स ये पढ़ाने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है, चूंकि इतनी एक तवील लिस्ट है तो बहुत सारे और अच्छे सब्जेक्ट्स मतलब टैक्सेशन लॉ बैंक के, फॉर एग्जांपल मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में अपने 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को 3 कोर्सेज ऑप्शनल कोर्सेज में ऑफर किए हुए हैं, जिनमें बैंकिंग लॉ, और हम रवायती तौर पर क्रिमिनोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स ऑफर करते थे, बट इस दफ़ा हमने मीटिंग की और वी हैव डिसाइडेड कि क्रिमिनोलॉजी और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एनवायरनमेंट लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन थोड़ा सा हमें अप्लाइड साइड पे लेके आना चाहिए। सो दिस टाइम वी आर ऑफरिंग अ कोर्स ऑन बैंकिंग लॉ, और आपके बार के एक सीनियर मेंबर जो हैं वो बैंकिंग लॉ कोर्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स का खासा इंटरेस्ट है बैंकिंग लॉ के कोर्स में। इसी तरह टैक्सेशन लॉ का कोर्स हम एज एन ऑप्शनल कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और उसमें भी एक देयर इज अ हाई नंबर ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, और इस तरह हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो कई जगहों पर एनवायरमेंटल लॉ या इसी तरह क्रिमिनोलॉजी एंड कंपटीशन लॉ एंड देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ एंड अदर कोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की फैकल्टी, किस तरह की सेटिंग और स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनमें से कितने लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एज ए कोर्स पढ़ा है अपने LLB के करिकुलम में, एक आइडिया हो जाए ताकि फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने अगर पढ़ा है इस कोर्स को तो अगर अपना हाथ अगर आप बुलंद कर दे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में किसी न किसी लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग आगाही है, अवेलेबल है। अच्छा, इस तरह का हाथ तो समझ में आता है, इस तरह का हाथ का क्या मतलब मैं समझूं कि पढ़ा भी है लेकिन नहीं भी पढ़ा है, इसका ये मतलब है कि पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा। इट्स ओके, थैंक यू। चले जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करने से पहले, क्योंकि ये आइडिया असल में इसलिए भी जरूरी था कि अगर एक बड़ी तादाद ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स नहीं पढ़ा तो हमें फिर बहुत कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी गुफ्तगू करनी, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की स्टेटमेंट्स भी हम सुनते हैं कि और पढ़ते हैं, और बल्कि यूनिवर्सिटीज में बहुत हाई लेवल पे पढ़ते हैं। पिछले दिनों मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में एक साहब ने एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, साइंस के बैकग्राउंड के थे, केमिस्ट्री के, उन्होंने एक नई इन्वेंशन की, उन्होंने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की, तो वो प्रोसेस होते उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक मेल पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर चली, और उसमें लिखा हुआ था कि एक पेटेंट एक ऐसा कॉपीराइट होता है, पेटेंट एक ऐसा कॉपीराइट होता है जिसके नतीजे में एक रजिस्ट्रेशन हासिल होती है। अब ज़ाहिर बात है, जिस बंदे ने थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है तो वो इस स्टेटमेंट को देखने के फौरन बाद चौंक जाएगा, और उसको हैरत होगी कि या तो कोई चीज पेटेंट होती है, या कोई चीज कॉपीराइट होती है, या कोई चीज ट्रेडमार्क होती है। अब पेटेंट कॉपीराइट नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के हवाले से उस लेवल की नहीं है, तो इसलिए कुछ बेसिक चीजों के बारे में भी गुफ्तगू करना जरूरी है। तो फॉर दोस्त हु हैव ऑलरेडी डन इट, और उनको लगेगा कि बहुत सारी शायद बातें हम कुछ रिपीट भी कर रहे हैं, उनको शायद एक बोरियत का आंसर भी नजर आए, लेकिन जाहिर बात है कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट करना है, बात को हमने वहां से लेके चलना है जहां पर तमाम लोगों को एक खास अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए, और उसके बाद फिर हम कुछ अप्लाइड साइड पे कुछ एडवांस लेवल की गुफ्तगू भी करेंगे। समथिंग विच इज वेरी अपफ्रंट, एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको रख दूं कि ऐसा नहीं होगा, एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आज के लेक्चर के फौरन बाद आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी बन जाएंगे, और आप पेटेंट अटॉर्नी बन जाएंगे, और आप कॉपीराइट अटॉर्नी और लॉयर बन जाएंगे, और यहां से बाहर निकलेंगे और आपको पता होगा हैंड्स ऑन
कि जी अब ट्रेडमार्क फाइल करने के ये 8 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, और इसी लाइकवाइज पेटेंट्स एंड कॉपीराइट पे। हाँ, लेकिन ये आपको जरूर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंडिकेटर होना चाहिए, ऑन योर पार्ट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको फिर एक आइडिया होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंटरनेशनल सीन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पाकिस्तानी फ्रेमवर्क क्या है, और खास तौर पे 3 इंपॉर्टेंट एरियाज, नेमली पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, इनके हवाले से लेजिस्लेशन है क्या, और बेसिक इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं, कैसे वाक़ हैं, और एक आइडिया थोड़ा सा इनके बारे में ये होना चाहिए कि जब इनकी रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो। देन ऑब्वियसली लेटर ऑन आप में से जिन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, सबका नहीं होगा, देयर आर पीपल हु आर हैविंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, नीश उनकी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई कोर इंटरेस्ट किसी का क्रिमिनल लॉ में है तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर दैट पर्सन, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा वो आगे एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे और अपने तौर पर देखेंगे, कुछ लिंकेजेस हम उनको बता देंगे, कुछ लिंक्स बता देंगे, एक्सटेंडेड रीडिंग के लिए कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई कर देंगे। सो यू विल बी इंशाल्लाह इन अ पोजीशन टू डेवलप अ सॉर्ट ऑफ योर ओन एक्सपर्टीज, योर नीश इन द एरिया। बड़े थोड़े अरसे में अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। सो ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि आप बस इस 1 घंटे के सेशन के बाद आप एक एक्सपर्ट आईपी अटॉर्नी बन जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इस कमरे में हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, इफ यू जस्ट सी अराउंड, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म्स राइट नाउ हमारे साथ मौजूद हैं या रेलिवेंट हैं इस रूम के अंदर? कोई आइडिया आपको है? जी, ये एक टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है इसका, तो गो के इस नाम के साथ ऐसा सच कहीं पर लिखा नहीं है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस कंपनी ने ये बनाया है इसकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होगी। अब ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत फेमस कंपनी नहीं है, आमतौर पर रोज पेटल के डब्बे हमारे यहाँ होते हैं, एंड रोज पेटल इज अ वेरी फेमस ट्रेडमार्क इन पाकिस्तान, और वो कई तरह के टिश्यू पेपर्स बनाते हैं, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, 2 प्लाई, 3 प्लाई, कई तरह के वो टिश्यू पेपर्स बनाते हैं। तो रोज पेटल इज अ वेरी फेमस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क इन पाकिस्तान, और उसकी जाहिर बात है कि एक रजिस्ट्रेशन है, उसकी एक गुडविल मौजूद है। इसके अलावा कोई और यहाँ इस रूम में इस्लामाबाद बार काउंसिल उस सेंस में ट्रेडमार्क नहीं है, उस पर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उन्होंने अपने नेम्स को और उससे रिलेटेड जो मार्क्स हैं उनको कभी ट्रेडमार्क के नुक्ता नजर से उस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, ना उनकी रजिस्ट्रेशन की कोशिश की है। आई हैव रीजन टू बिलीव कि इस्लामाबाद बार काउंसिल एज सच अलॉन्ग विद इंसिग्निया और नेम्स और ये सारी चीजें इन्होंने कभी अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल नहीं की होगी। Whereas कि ये कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल बॉडी, दे कैन डू दिस, उसके लिए जरूरत एक तरीका कार है, लेकिन उन्होंने नहीं की होगी। आई हैव रीजन टू बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये आपका लेक्चर तो YouTube पे या Facebook पे? यस, एज वी आर गोइंग, तो मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, और इस लेक्चर के इसमें किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। ये क्यों कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है? इसलिए कि अगर मैं ये गुफ्तगू करके इसको यहां पर फजा में तहरीर कर देता, यानी मैं बात करता, आप लोग सुनते, तो फिर इसने कॉपीराइट नहीं होना था। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस लगी हुई है जिससे ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट के जबान में कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन एक रिक्वायरमेंट है। हर बात जो आप जबान में कहते हैं, जबानी कहते हैं, तो उसकी कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं होती। फिक्सेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। पहले जमाने में फिक्सेशन क्या होती थी कि आप तहरीर में लिखते थे चीजों को, एक मीडियम होता था ना, पहले किताब और कागज मीडियम था, अब उस मीडियम के साथ साथ नए मीडियम, डिजिटल मीडियम भी एक मीडियम है। तो हम इसको चूंकि फिक्सेशन कर रहे हैं, तो आई कैन लेटर क्लेम कि जो बात मैंने आज यहां पर की है ये मेरा कॉपीराइट है। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि कॉपीराइट के अंदर ओरिजिनलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि परहैप्स जो बातें मैं आज आपको कहूंगा इनमें से कोई बात भी कोट एंड कोट ओरिजिनल नहीं होगी, ये किताबों में लिखी हुई है ये बातें। मतलब मैं आपको अगर ये बताऊं कि जी कॉपीराइट लॉ पाकिस्तान में कौन सा है और कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या चीजें प्रोटेक्टेड है, तो इसमें क्या नई बात है? ये तो एक नहीं दर्जनों किताबों में लिखी हुई है। अभी आप गूगल करें तो कितनी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। तो उस सेंस में ये कोई ओरिजिनल बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ना होने के बावजूद
मेरी कॉपीराइट प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत लो लेवल पे कॉपीराइट के अंदर मौजूद है। अहम चीज ये है कि मेरा एक्सप्रेशन जो है ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। इस पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद बात करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, और क्या है यहाँ पर इस रूम में? यहाँ पर फैंस हैं और इन पंखों का कोई नाम होगा, कोई मिल्लत फैन होगा, कोई GFC, कोई रॉयल फैन, आई कैन सी। तो ये सारे ट्रेडमार्क के तौर पे प्रोटेक्टेड होते हैं। ये मोबाइल फोन्स आप सबने रखे हुए हैं। ये जो है मोबाइल फोन जो डिवाइस है ना, ये इस हब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स, प्रोटेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स की। किसी के पास एप्पल होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, किसी के पास नोकिया होगा। ये जाहिर बात है कि बड़े फेमस ट्रेडमार्क्स हैं, लेकिन बियॉन्ड दिस इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो बैक एंड पे काम कर रही है। बहुत है इसके अंदर सिग्नल्स की, टेलीकम्युनिकेशन की, डिस्प्ले की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। ये पेटेंट प्रोटेक्टेड है। फिर इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम कर रहा है हार्डवेयर के अलावा। एक तो हार्डवेयर है ना इसका, उसके ऊपर पेटेंट्स हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर है। कुछ इसके अंदर इनबिल्ट आ रहे हैं और कुछ आपने अपनी मर्जी से प्रोग्राम डाउनलोड किए हुए इसके अंदर डाले हुए हैं। वो तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है। फिर कई चीजों के लेआउट एंड डिजाइन है खास तरह के, जिन खास तौर पे एप्पल के जो डिवाइसेज है उसका खास तरह का एक सोफिस्टिकेटेड इसका डिजाइन होता है, बड़ा डिस्टिंक्ट डिजाइन होता है। कोई और उसको अगर कॉपी करने की कोशिश करे, उस तरह का मोबाइल बनाने की कोशिश करे, दे फाइल केसेस। वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा खास तरह का एक डिस्प्ले या डिजाइन है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो ये जो एक फोन है इसके अंदर अगर आप इफ यू स्टार्ट स्क्रैचिंग इट, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करें, तो इसके अंदर बिला मुबालगा, ये मैं मुबालगे की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर हजारों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स इसके अंदर मौजूद है। बेशुमार इसके अंदर कॉपीराइट के इश्यूज हैं, बेशुमार इसके अंदर ट्रेडमार्क के, और बहुत ज्यादा इसके अंदर पेटेंट्स के इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट एक एग्जांपल जो मैं अक्सर दिया करता हूं, टेड टॉक्स में आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर एक सीरीज है टॉक्स की, एक वेबसाइट भी है TED, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन। इन 3 थीम्स पर टेड टॉक्स का एक सिलसिला है। अब उसके लोकल चैप्टर भी बन गए, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टेड टॉक्स होती है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉक्स। 15-20 मिनट की एक बंदा आता है और वो ओरिजिनल आइडिया देता है इन द एरिया ऑफ आइदर टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट और या डिजाइन से रिलेटेड, और उस आइडिया को प्रेजेंट करता है कि कैसे ये आइडिया इस दुनिया में चेंज ला सकता है। एक नई तरह के एक ओरिजिनल आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। तो टेड टॉक्स की वेबसाइट पे एक टॉक अवेलेबल है जिसमें एक साहब ये बता रहे हैं कि आजकल के दौर में जिसमें मैं और आप जी रहे, कोई भी नया प्लेयर जो मोबाइल फोन बनाने की मार्केट में एंट्री करना चाहता है, कोई भी नया प्लेयर, मतलब आज आपके पास बहुत सारे पैसे हैं या आप वेंचर कैपिटल हैं, आप ये चाहते हैं कि आप भी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आ जाए और मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दें, तो उस टॉक का थीम ये है कि विदाउट इन्फ्रिंजिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म, आप आज के दौर में मोबाइल नहीं बना सकते। इसमें थोड़ा सा गौर करें, यानी आज के दौर में आप अगर मोबाइल फोन एक नए ऑपरेटर के तौर पर बनाना चाहते हैं, असेंबलिंग करना चाहते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी ना किसी फॉर्म में उसको इन्फ्रिंज करके कि ये बगैर आप नहीं कर सकते, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि आप जितने मार्केट में प्लेयर हैं उनसे लाइसेंस सीख करें, उनकी परमिशन सीख करें कि जी आपकी कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो जाहिर बात है जब आप लाइसेंस सीख करेंगे देयर वुड बी एन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट ना, वो आपको मुफ्त में तो कोई लाइसेंस नहीं देगा, या कुछ कंपनीज दे देंगी, बाकी कंपनीज तो पैसे मांगेंगी ना। सो द कंक्लूजन ऑफ द टॉक इज कि आज के दौर में मोबाइल फोन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट के बगैर बनाना तकरीबन नामुमकिन है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये मोबाइल की जो डिवाइस है इसके अंदर इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स रेलिवेंट हैं कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई चीज है, हमने कपड़े पहने हुए, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए, जिन लोगों ने सूट्स पहने हुए हैं, तो आपने किसी अगर खुद बनवाया उसके अलावा अगर आपने खरीदा है जाके किसी ब्रांड का होगा, वो बहुत वेल नोन ब्रांड हो सकता है या रिलेटिवली लेस नोन ब्रांड हो सकता है। इसी तरह हमने शूज पहने हुए हैं, हमने घड़ियां पहनी हुई है, खवातीन के पास बैग्स मौजूद हैं। ये इतनी ज्यादा फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अराउंड अस कि इफ यू स्टार्ट फीलिंग कि आप इस कमरे से बाहर ना भी जाएं तो कई दर्जन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स तो इमीडिएटली हमारे साथ रेलेवेंट है। सो हम जिस सब्जेक्ट मैटर पे आज गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली एक इंप्रेशन ये है कि इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट इन पाकिस्तान।
आर कंट्रीज इन लाइक पाकिस्तान। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज है ना, ये कोई बहुत ज्यादा अमीर मुल्कों के या डेवलप मुल्कों के चौंचले, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसमें कुछ भी नहीं होता। वेयरएज़ की ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये जो हमने चंद एग्जांपल्स देखी हैं, बेतहाशा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी जिंदगी से इमीडिएटली जुड़ी हुई है, हमारे साथ रेलिवेंट है, हम उसको यूज करते हैं, हमें शऊर हो या ना शऊर हो, हमें पता हो या ना पता हो, हम उसको यूज करते हैं। पानी पीते हैं, पानी की बोतलों के ऊपर नेस्ले लिखा होता है, पंखे चलते हैं उनके ऊपर कोई ब्रांड नेम होता है, घड़ियां पहनते हैं, बाकी फैशन के आइटम्स जो यूज करते हैं, इवन नेसेसरीज जो हम यूज करते हैं। आप जाएं, अभी मैं आपको कहूं कि जी मुझे इस्लामाबाद का बेहतरीन केक ला के दें, आप दो बेकरियों में से किसी एक बेकरी में जाएंगे, या आप तहजीब पे जाएंगे या आप लेयर्स पे जाएंगे, ये दोनों ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड हैं। अब तहजीब ने अपने अंदर फर्दर कई रेंज ऑफ ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करवाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली स्टेट इन फ्रंट ऑफ यू कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इमीडिएटली रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इमीडिएटली रेलिवेंट। और लॉयर्स के लिए क्या इसकी रेलिवेंस है? लॉयर्स के लिए इसकी रेलिवेंस ये है कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी जिंदगी में इतनी डोमिनेट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज इतनी ज्यादा हो रही है उसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनल ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी है, और फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अच्छा ये भी आप सुन ले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्योरली जो है ना, ये लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। सारी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस वालों को भी पढ़ाया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वालों को तो खैर पढ़ाया ही जाता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लोगों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर आप इन्वेंशन करते हैं तो आप लॉयर तो नहीं होते ना, आप साइंस नई दवाई इजाद करते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैंसर की नई दवा बना लेते हैं, हेपेटाइटिस की नई दवा बना लेते हैं, कोरोना की नई वैक्सीन बना लेते हैं, तो जाहिर बात आप लॉयर नहीं है, आप इन्वेंशन करते हैं। लेकिन उस इन्वेंशन तो उनको भी पढ़ाया जाता है, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉयर्स को पढ़ाया जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी, फाइलिंग कैसे करनी, पेटेंट्स लेने कैसे, और बिजनेस वालों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि फिर बाय द एंड ऑफ द डे दे डू ब्रांडिंग। ये जो नाम है नेस्ले और तहजीब और ये सारे, इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। जिस चीज को बिजनेस स्टडीज वाले ब्रांड कह रहे होते हैं, उस चीज को मैं और आप यानी लॉ वाले हम उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। वो ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड होते हैं, वो ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हम रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन एंड इंफ्रिंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड होते हैं। मेरा ब्रांड कोई और यूज कर ले तो वो ये कहते हैं जी हमारा ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है, हम कहते हैं ट्रेडमार्क इंफ्रिंज हो रहा है। बात एक ही है लेकिन लैंग्वेज अपनी है, उनकी एक खास अपनी लैंग्वेज है। वो ये देखते हैं रेवेन्यू लॉस कितना है। अगर तहजीब का ट्रेडमार्क कोई और बेकरी इस्तेमाल करने लग जाए उनकी मर्जी और इजाजत के बगैर, तो उनका जो ब्रांड का बंदा है, उनका जो बिजनेस का बंदा है, वो ये कहेगा कि हमारा ब्रांड कंप्रोमाइज हो गया और इतने मिलियन का हमें हर महीने खसारा हो रहा है। हम ये कहेंगे लॉ के लोग कि आपका ट्रेडमार्क इंफ्रिंज हो रहा है और ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की वजह से आपका इतना लॉस हो रहा है। तो बात एक ही है, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे अपने जार्गन है, हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपनी जार्गन है, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है इसको करने की। सो कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इमीडिएटली रेलिवेंट। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जिसकी हमारे अराउंड एग्जांपल्स नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। द प्रॉब्लम विद अस कि हम एक ऐसी सोसाइटी है रवायती तौर पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती रही, या उनको प्रोटेक्शन या उनकी रजिस्ट्रेशन या उनकी इन्फोर्समेंट का कल्चर हमारे यहाँ बड़ा वीक रहा है। और इसकी कई वजूहात हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, हमारे यहाँ गुर्बत ऐसी रही है ओवरऑल, हमारे यहाँ बिजनेस उस अंदाज में मरबूत तरीके से, फॉर्मलाइज तरीके से आगे नहीं बढ़ा, जिसके नतीजे में हमारे लोकल ब्रांड्स रवायती तौर पर तो या बिल्कुल नहीं रहे या बहुत कम रहे। बट ऑफ कोर्स फॉर लास्ट 20-30 इयर्स हमारे कई लोकल ब्रांड्स मार्जे वजूद में आए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कल्चर यहाँ पर परमान चढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद उस अंदाज में नहीं है जिस तरह पूरी दुनिया में होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी पे करने की कैपेसिटी कम है। आप जब तहजीब की बेकरी में जाकर एक केक लेते हैं तो वो महंगा क्यों है किसी XYZ की निस्बत? क्या वजह है उसके महंगे में? लेकिन रजिस्टर से ज्यादा देखिए वो ये कहते हैं कि हमारी खास क्वालिटी है। क्वालिटी कम्स विद कॉस्ट, पैसा लगता है ना क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये उनकी क्वालिटी वाली चीज है? जाहिर बात है कि उस क्वालिटी को हर बंदे को नहीं वो बताएंगे, ये तहजीब का जबानी नहीं बताएंगे। उस क्वालिटी के इजहार के लिए उनको ट्रेडमार्क की जरूरत है कि वो जब लिख देंगे कि ये तहजीब है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होगा कि इसकी खास क्वालिटी है। ऐसे है कि नहीं?
किसी हम सारे जो है एप्पल और सैमसंग के और ये फोन क्यों खरीदते हैं बाय डिफॉल्ट, जाके आंखें बंद करके क्यों खरीद लेते हैं? कभी खोल के हम लैब्स में नहीं जाते, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते, इनकी टेस्ट नहीं करवाते। क्यों हम चाहते हैं ये करने के लिए? खास तरह की मल्टी पैरासीटामोल के लिए पूरी पैराडॉल जो है, फॉर एग्जांपल पैराडॉल इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के 100 से ज्यादा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जब पैराडॉल शॉर्ट हो जाए तो हम सब जो है पैनिक में चले जाते हैं। वेयरएज कि एग्जैक्टली यही पैरासीटामोल का जो इंग्रेडिएंट है, इसके तो 100 ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको पैनाडॉल नहीं मिल रहा तो आप XYZ डिफरेंट ब्रांड के लिए चले जाएं, बट व्हाई यू इंसिस्ट कि मुझे पैनाडॉल चाहिए? क्यों? इसलिए कि खास तरह की क्वालिटी, खास तरह की सर्विस हमारे दिमाग में असाइन हो जाती है, उसकी जगह होती है हमारे दिमाग में, और उसकी जरूरत तो फिर कॉस्ट ऑफ बेयर करके आती है। हम चूंकि बुनियादी तौर पर एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर इस तरह की चीजों की कीमत अदा करने का कल्चर नंबर ऑफ रीजन से नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह रीजन जाहिर बात है कि हमारी गुर्बत है, हमारे वसाइल कम है। इस जी ऑप्शंस तो अब थोड़ा बहुत शुरू भी हो गए, लेकिन देखिए हमारे यहाँ ऑप्शन ये है ना कि आपको, मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल है। हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल में खासतौर पर खवातीन की लॉन में जो बड़े ब्रांड है, अब गर्मियां शुरू हो रही है ना, अब लॉन्स के ब्रांड आने शुरू हो जाएंगे। टीवी पे आप जाए तो बेतहाशा ब्रांड्स आएंगे। अब ये मारिया बी है, और क्या है, 2-3 नाम बड़े बड़े, क्या है, खाड़ी, मारिया बी, फला 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 फला, 8-10 बड़े ब्रांड हैं कि नहीं है? बड़े महंगे, उनमें से कुछ बहुत महंगे, कुछ दरमियाने। अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि वो वाला जो डिजाइन उन्होंने बनाया है, नया लॉन्च किया है, नई जो लाइन उन्होंने लॉन्च की है, ये नहीं, लेकिन जाहिर बात है महंगी बहुत है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, इस साल तो शायद इससे भी ज्यादा हो। अच्छा, इसके साथ क्या कल्चर आता है हमारा? रेप्लिका। इसके फौरन बाद एक रेप्लिका, वो पूरा कल्चर है। इफ यू गो टू लाहौर एंड फैसलाबाद अराउंड द एरियाज, लोग क्या क्या बेचते हैं कि ये जी खाड़ी का रेप्लिका है, ये फलां का रेप्लिका है, ये फलां का रेप्लिका है, फर्स्ट कॉपी है, ये ऑथराइज्ड कॉपी है, ये थर्ड कॉपी है, ये फलां है। और ये फैशन में तो तकरीबन, फैशन एलिमेंट्स में तकरीबन मर्दों के फैशन में भी इस तरह की चीजें हैं। खासतौर आप जो परफ्यूम वेयर करते हैं, अब बहुत बड़ी तादाद में जो परफ्यूम्स आप ब्रांडेड समझ के ले रहे होते हैं, वो ब्रांडेड नहीं होते, वो 2 नंबर परफ्यूम होते हैं, लेकिन वो उसका ब्रांड वो खास तौर पे उस तरह का अप्लाई किया जाता है। ये जानते बूझते हुए हम रेप्लिकास क्यों खरीदते हैं? इसकी क्या वजह है? नहीं, सस्ते होते हैं तो आप नॉन ब्रांडेड चीज खरीदते हैं ना, लेकिन आप उसी ब्रांड की चीज क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसके साथ देखिए एक प्रेस्टीज अटैच है, उसके साथ एक जाहिर बात है खास तरह का, बिकॉज ब्रांड्स तो होते ही वो चीजें ना जिसे आप कैरी करते हैं। ये जो लफ्ज है ना कैरी करना, ये कैरी आप वो चीज करते हैं कि जो कैरी करने के काबिल हो सकता है कि जो नॉन ब्रांडेड चीज हो वो एग्जैक्टली क्वालिटी में वैसी हो, शायद उससे बेहतर भी हो, लेकिन क्यों हम इंसिस्ट करते हैं? जैसे पहले एग्जांपल हो रही थी पैनाडॉल पे, हो सकता है पैरासीटामोल का कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड अपने इंग्रेडिएंट्स में पैनाडॉल से भी ज्यादा इफेक्टिव हो, इतना अच्छा उसका रॉ मटेरियल हो, लेकिन हमारे दिमाग में है कि पैनाडॉल इज द बेस्ट, हमारे दिमाग में है कि फलां ब्रांड जो है वो बेस्ट है, वो एक आइकन बन चुका है, वो एक उसकी खास तरह की उसके साथ एक क्वालिटी अटैच हो गई है। सो इसके अंदर बहुत सारी अब साइकोलॉजी वाले लोग भी इस पर रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज पे साइकोलॉजी के लोग भी, क्योंकि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू ब्रांडिंग, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू ट्रेडमार्क स्ट्रेटजीज, क्यों लोग इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इस लोगों को डिटैच कैसे किया जाता है। और ये $multi-million की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और इस पर बड़ी जो ये ब्रांड स्ट्रेटजीज बनाने वाले एडवाइजर हैं, वो जब कंपनीज को एडवाइस करते हैं तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसमें ये इसका इस्तेमाल रिलेटिवली कम होने के बावजूद ये कोई नई चीज नहीं है। इस खित्ते में जिसे आज हम पाकिस्तान कह रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे कॉलोनियल बॉसेस थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बाद में हमारे बरह-ए-रास्त जो हुक्मरान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने हमें मसलन देखिए जो हमारा ट्रेडमार्क लॉ था ना, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क लॉ है, इससे पहले जो ट्रेडमार्क एक्ट था वो 1940 का था, यानी 1940 में का कानून, पाकिस्तान बनने से पहले का जो कानून था वो गोरे यहाँ ट्रेडमार्क को लगा के नाफिज कर दी गई थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हमने बाकी लेजिस्लेशंस को कैरी किया और एंड ब्लॉक उनको अडॉप्ट किया, तो उनमें हमने ट्रेडमार्क के लॉ को भी अडॉप्ट किया, और वो चलते 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 2001 तक चलता रहा। ईयर 2001 में हमने ये फैसला किया, उस फैसले की वजूहात पे भी बात करते हैं थोड़ी देर बाद।
हमने ये फैसला किया कि वो पुराना लॉ हो गया, अब हमें रिवैम्प करने की जरूरत है, नई लेजिस्लेशन की जरूरत है। तो हमने ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 बनाया। बाय वर्च्यू ऑफ दैट हमने ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1940 को रिपील किया और नया लॉ बन गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 2001 तक ट्रेडमार्क ऑफ 1940 यहां पर लागू होता है। इसी तरह जो आपका पेटेंट्स एंड डिजाइन लॉ है, इस वक्त जो आपका पेटेंट ऑर्डिनेंस है वो 2000 का, ईयर 2000 का। इससे पहले क्या पेटेंट लॉ नहीं होता था? होता था। और वो किसका था? 1911, पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट ऑफ 1911। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये नहीं है कि ये लेजिस्लेशन सारी हमारे यहाँ कोई नई होने लग गई है, ये बड़ी पुरानी है, ये हमारी इंडियन 1947 से पुरानी लेजिस्लेशन। इसके बावजूद जाहिर बात है कि यहां पर इसका इस्तेमाल रिलेटिवली कम था, इसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई, और इसकी मेन स्ट्रीमिंग ना होने से जहां कुछ फवाइद हुए वहां उसके नुकसान भी। अच्छा, फवाइद कैसे हुए? आपके फवाइद ये हुए कि आप जब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं करते तो चीजें फ्रीली अवेलेबल होती हैं और प्राइसेस कम होती हैं, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे होते ना। ब्रांड ऑनर को जब आपने पे नहीं करना, कॉपीराइट, मैंने किताब लिखनी है और किताब की कीमत मैंने रखी है 1000, आप में से आधे लोग जाके उसको छापना शुरू कर दें और आप 500 में बेचना शुरू कर दें, तो अफोर्डेबल हो जाएगी ना। मेरा तो सत्यानाश होगा लेकिन किताब तो अफोर्डेबल हो जाएगी। तो हमने सॉफ्टवेयर, बुक्स, ब्रांड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तकरीबन जितनी फॉर्म्स थी हमने उनको उस तरह इन्फोर्स नहीं किया, तो नतीजतन एक खास हद तक अफोर्डेबिलिटी तो हो गई, लेकिन ये जो कल्चर हमारे यहाँ नहीं आया उसके नतीजे में हमारे यहाँ मजबूत बिजनेसेस नहीं बने, बड़े बिजनेसेस नहीं बने। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। लाहौर में बड़ा मशहूर ब्रांड है जिस पर कई केस स्टडीज हो चुकी है, फज्जे का पाए। आप जाएं, आपने फज्जे का पाए खाए? कितने लोगों ने खाए? वो थोड़े लोगों ने खाए, इसका मतलब फज्जा इज लॉस्ट। कितने थोड़े लोग, मेरा ख्याल था जिन लोगों ने आईपी पढ़ी है उनसे ज्यादा होंगे। अच्छा, लेकिन फज्जे के पाए का सुना तो है ना आपने? सुना है कि नहीं सुना? फज्जे के पाए बड़ा पाए बनाने वाला लाहौर में। अब अगर आप चले जाएं तो आप एक दुकान के ऊपर फज्जे के पाए, अगले पे लिखेंगे ये असली फज्जे का पाए, उससे अगले पे लिखा होगा असली कदीमी फज्जे का पाए, उससे आगे लिखा होगा यही असली फज्जा है। 10 दुकानें वहां आपको मिलेंगी, आप पहली दफा जाएं, यू विल गेट कंफ्यूज। कौन सा? यस, बट कलाई सिर्फ इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में ऐसे। बट कलाई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम गुजरांवाला लाहौर, पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांडिंग है। और आप देखें इधर भी बट कढ़ाई, इधर भी बट कढ़ाई, उधर भी बट कढ़ाई, ये असली बट है। अब कौन सा असली बट है कोई नहीं पता। इसी तरह कुछ और नंबर ऑफ ब्रांड्स पाकिस्तान में। रावलपिंडी में मामू का बर्गर कितने लोगों ने खाया? पता है ना आप लोगों को? अच्छा, कौन सा? कोयटा टी हाउस, बन्नू के पुलाव, शनवारी, ग्राटो जलेबी। आप इस बात पर गौर करें कि जो भी हमारा इंडिजिनस ब्रांड था हमने उसको रुला दिया, कोई पता नहीं है कि असली कौन है। आप जीटी रोड से सफर करें ना, रावाली से अगर आगे जाएं वो कुल्फी वाले शुरू होते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि कुल्फी वालों ने, वो एक हाजी साहब हैं, उनकी एक दाढ़ी है और सारे, वो हर बंदे ने एक हाजी साहब की तस्वीर लगाई। अब वो असल हाजी साहब किसके दादा परदादा है कुछ नहीं पता। वो एक बंदा कहता है कि ये असल कुल्फी है वो। इसी तरह सलमान स्वीट, ये मेरी सलमान। अरे मैं लास्ट वीक आई वाज इन मुल्तान। मैं जब भी मुल्तान जाता हूँ आई मेक अ काइंड ऑफ रिजॉल्व के वापस आके किसी स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दूंगा, लेकिन फिर बात आगे पीछे चली जाती है। मुल्तान में एक जमाने में हाफिज का सोना हलवा बड़ा मशहूर था, आजकल मौलवी अब्दुल वदूद वाला सोना हलवा। अच्छा, एक ने लिख के लिखा बड़े बड़े, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री, कई बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है असली सोना हलवा और 301, और दूसरे ने लिखा असली सोना हलवे की यही दुकान है 501, यानी 301 and 501। अब ये 301 और 501 क्या है? नहीं, दोनों ने अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। अगर आप जाएंगे तो एक ने परहैप्स कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया होगा, दूसरे ने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन ली होगी। एक अपने 301 को प्रमोट करके लोगों को दिखा रहा है कि ये असली है, दूसरा 501 दिखा के कह रहा है कि यही असली है। दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द लोकल ब्रांड्स। इसकी निस्बत पाकिस्तान में नेस्ले कितने हैं? पाकिस्तान में प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स कितने हैं? पाकिस्तान में दीगर बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो कितने? एक ही है ना। अगर कोई बनाएगा भी तो छुप के जाली बनाएगा, ये नहीं है कि आपके सामने दुकान खोल के बनाएगा। एंड हाउ मच मनी दे आर एनुअली कलेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स टू द पीपल?
मिलियंस एंड बिलियंस में। और हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं हमने उनके साथ क्या किया, बनने ही नहीं देते हमको ब्रांड। वजह क्या है, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किए दे नेवर थॉट कि बिजनेस स्ट्रेटेजी के तौर पर इवन बिफोर लॉन्चिंग अ बिजनेस आपको पहले कुछ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे आप बिजनेस के लिए कोई जगह किराए पे लेते हैं, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, इसी तरह कुछ पैसे अपने लॉयर्स के लिए भी रखने हैं। ये अब आपके काम की बात कर रहा हूं। आपने एज ए लॉयर लोगों को ये बात समझानी है, रियलाइज करवानी है। अपफ्रंट कॉस्ट ये इस लिहाज से भी अजीब मुल्क है, ये डॉक्टर को भी पैसे दे देते हैं, ये टैक्स वालों को भी पैसे देते हैं, ये रिश्वत के नाम पे पैसे भी देते हैं, ये हर जगह पैसे देते हैं। व्हेन इट कम्स टू गिव सम मनी टू लॉयर्स तो हम भाग जाते हैं, हम कहते हैं नहीं। और इसकी बड़ी वजह पता क्या वजह है? हम अच्छी प्रोफेशनल सर्विस लोगों को नहीं प्रोवाइड करते। हम अच्छी प्रोफेशनल सर्विस हमें माननी चाहिए। ये बात ऐसी सर्विस की जिसमें पैसे लेने के बाद आप अपने क्लाइंट को बार बार उसको अपने पीछे घुमाने फिराने के बजाय खुद उसको अपडेट करें, उसको बताएं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। हम ऐसे नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह देयर आर पीपल हु आर प्रोफेशनली वेल कंडक्टेड जो करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हमारा ये रवैया है। ये जो बिजनेस हमने लोकल ब्रांड्स को, बिजनेसेस को, कॉपीराइट इश्यूज को हम प्रोटेक्ट नहीं करते, इसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ बुक्स की इंडस्ट्री, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, हमारे यहाँ ब्रांड्स की इंडस्ट्री रुल गई। हमारे लोग जिन लोकल ब्रांड्स ने पिछले 10-15 सालों में इस हवाले से कुछ फोकस करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने कुछ ब्रांड्स बना लिए, कुछ ब्रांड्स बन गया। अब हमारे लोकल ब्रांड्स क्या है? कैन यू टेल मी फ्यू नेम्स? J Dot is a very famous brand, isn't it or not? Who owns this? Who owns J Dot? Who is the owner of J Dot? सब यही समझते हैं ना, जुनैद जमशेद का है। This happens when you have a poor branding and trademark strategy. आज के दौर में और आज की डेट में J Dot, which is obviously a reflection of Junaid Jamshed's name, is not owned by the family of Junaid Jamshed. Why? Because it has been registered by a partner of Junaid Jamshed and subsequently acquired when he was alive. J Dot is not and is no more a registered trademark or milkiyat or the property of Junaid Jamshed's family. Junaid Jamshed के एक पार्टनर थे, दोस्त थे, obviously he has been investor, he has been reporting, but the person was really vigilant. उसको पहले दिन से पता था कि इस ब्रांड की क्या अहमियत है, तो उसने ब्रांड को एक रजिस्टर भी करवाया और बाद में एक्वायर भी कर लिया अपने नाम पे। तो आज ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे पाकिस्तान में इसके नाम पर बिजनेस हो रहा है, लेकिन जुनैद जमशेद की फैमिली का नहीं है ये बिजनेस। और कौन से हमारे यहाँ मशहूर ट्रेडमार्क? करशी, रूह अफ़ज़ा की भी जो हमने हालत की है। रूह अफ़ज़ा के कई केसेस हैं, ये अगर पाकिस्तान लॉ साइड पे आप जाएं, विद इन पाकिस्तान एंड इवन इन इंडिया, रूह अफ़ज़ा की बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बोतल है रूह अफ़ज़ा। दरम्यान में छोटी सी बॉल डाल दी है, हा की बजाय छोटा सा गैन लिख दी है, रूह अफ़ज़ा, लेकिन लगता लुक एंड फील बिल्कुल रूह अफ़ज़ा वाली आती है। एंड देयर आर केसेस अबाउट दिस। इसके अलावा कंटेम्पररी ब्रांड्स कौन से? कुछ अरसे में जो हमारे ब्रांड्स बड़े मशहूर हुए हैं यहाँ पे, खाड़ी बाड़ी, ये सब लोकल ब्रांड्स हैं। इसके अलावा आजकल एक ब्रांड है खाने पीने का, बड़ा नाम है उसका, बड़ा चर्चा है, चीजियस इज अ ब्रांड जिसका बहुत नाम है। अच्छा, जब आप ब्रांड बना लेते हैं उसका फायदा आपको ये होता है कि इफ यू कैन नॉट फिजिकली गो और इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज के पूरे पाकिस्तान में जाके अपने आउटलेट्स खोले, क्या करते हैं फिर आप उसको फ्रेंचाइजीज देते हैं, फिर आप उसको फ्रेंचाइज देते हैं। ये फ्रेंचाइज और मर्चेंडाइजिंग में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्चेंडाइजिंग एंड फ्रेंचाइज? Merchandising is when you have your name on certain things like clothes or like other accessories. Yes, this is franchise. What is merchandising? So when you further sublet the franchise, it is merchandising. Yes, merchandising is a franchise plus. Franchise plus. Merchandising ये है कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी जगह मैकडोनल्ड में चले जाएं, KFC में चले जाएं, उनकी लुक एंड फील एंड एम्बियंस भी एक जैसा होता है कि नहीं? कलर स्कीम भी एक जैसी होती है ना, सारी की सारी। इस सारे को कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। वो खास तरह की मर्चेंडाइजिंग करते हैं ताकि आप जहां भी जाएं, नाम ना भी लिखा हो तो आप
उस चीज को देखने से ही एकदम फील कर लें कि ये फलां जगह है। तो ये मर्चेंडाइजिंग की खास चीजियस और ये इस तरह की जो हमारे लोकल ब्रांड्स इमर्ज हो रहे हैं, ये मर्चेंडाइजिंग की टेक्निक भी। और मर्चेंडाइजिंग के बारे में हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है अलहदा से लॉ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड मोस्टली मर्चेंडाइजिंग इज डन ऑन थ्रू द व्हीकल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करते हैं चीजों को और कॉन्ट्रैक्ट्स के बुनियाद। तो ये वो सारे एरियाज हैं जिन्हें लॉयर्स के लिए एक्सप्लोर करना, इनको समझना बड़ा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। आप में से वो लोग जिनका कमर्शियल लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है या मुस्तकबिल में आप लोगों का ख्याल है कि आपने इन एरियाज में जाना है, आपके लिए इनएविटेबल है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस को समझें और आप उनके नए एरियाज और नई एप्लीकेशंस को समझें, क्योंकि कंटेम्पररी एप्लीकेशन of intellectual property is huge. It has huge relevance contemporary practice के point of view से। 3 areas मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताई कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट डज नॉट मीन कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ये 3 एरियाज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ड्यूरिंग लास्ट 50 years ग्लोबली बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले कवानीन मौजूद थे, इसका मतलब यह है कि ग्लोबली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इतनी बड़ी इसकी हिस्ट्री है कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है WIPO। क्या है जी WIPO? जिसको लोग वाइपो भी पढ़ते हैं, बट वाइपो पीपल डोंट कॉल इट वाइपो, दे कॉल इट WIPO, क्योंकि वाइपो के लिए VIPO होना चाहिए था। Isn't it or not? हाँ, वैसे आमतौर पे लोग इसको वाइपो कहते हैं, लेकिन if you go to WIPO, तो WIPO people would always call it WIPO, World Intellectual Property Organization. This is a specialized UN body. They are having a huge office in Geneva, और ये UN की one of the most richest organizations में है। बाकी तो UN की कई organizations हैं ना, they are suffering, वो आगे पीछे फंड्स लेने के लिए कि जी पैसे दें, मर गए पैसे नहीं है। UNDP या कई इस तरह के जो UN की specialized agencies हैं, they don't have a lot of budget। WIPO के पास बहुत पैसा है। Why? Because globally they administer intellectual property treaties और global intellectual property filing के सिस्टम उन्होंने बनाए हैं, और वो पैसे उसमें से अपने लिए as a facilitation company, as a facilitation party, वो अपने लिए पैसे रखते हैं। तो WIPO and WIPO is really a rich, perhaps the most richest UN body जो है वो WIPO है। और WIPO इनफैक्ट UN के बनने से पहले मौजूद थी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और इट वाज अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन। स्विस क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के शायद जिनेवा में है, और इट वाज अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन। इट स्टार्टेड एज अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब UN का सिस्टम बना तो ये UN के सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो गई और ये उसका हिस्सा बन गई, और इसको एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया। तो WIPO के अंदर कॉपीराइट की ट्रीटीज भी हैं, ट्रेडमार्क की ट्रीटीज भी हैं, पेटेंट्स की ट्रीटीज भी हैं, और बहुत एक्सटेंसिवली और न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी हैं। दे वर्क थ्रू अ वेब ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटीज, जिनमें से बाज नई ट्रीटीज भी हैं। मसलन ऐसी कि कॉपीराइट के रवायती मसले ये थे कि जी ऑथर किताब छापता था तो वो दूसरे लोग पायरेटेड कर लेते थे। आज का मसला ये है कि लोग उसकी PDF बना के ऑनलाइन डाल देते हैं, लोग ऑनलाइन इन्फ्रिंज करते हैं, आपकी किताबों को ऑनलाइन लोग इन्फ्रिंज करते हैं। तो ये जो नए चैलेंजेस है ना टेक्नोलॉजी की इमरजेंस के साथ, इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी WIPO ने नई ट्रीटीज की है, नए कन्वेंशंस किए हैं, जिनकी डिटेल्स में इस वक्त जाने का हमारा मकसद नहीं है। बट यू शुड नो कि WIPO इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वेबसाइट बहुत जबरदस्त है, देयर इज वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड द गुड थिंग विद WIPO कि उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एकेडमी बना रखी है, और वो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज शायद वो देयर नो मोर ऑफर, लेकिन वो सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं। देयर वाज अ टाइम कि ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हुआ करते थे, पिछले कुछ अरसे से उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत फीस इसकी रखती है। आप में से वो लोग जो IP के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की ओरिएंटेशन रखते हैं और वांट टू ज्वाइन काइंड ऑफ हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट हाउसेज और बिजनेसेस और इन हाउस लीगल काउंसिल्स और इस तरह की चीजें, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लोग जरूर एक आध कोर्स WIPO का जो एकेडमी ऑफर करती है और वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसको करें। बड़ा अच्छे उन्होंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आपको मटेरियल्स देते हैं, फिर आप असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं कुछ लेक्चर्स वगैरह सुन के, एंड देन दे गिव यू अ सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स, और देन दे हैव अ सर्टिफिकेशन level 1, level 2, level 3, so you can do a kind of copyright course or the trademark courses that would be very useful. Don't go for the patent course unless those who are having a sort of very strong
साइंटिफिक बैकग्राउंड। अगर आप पेटेंट्स में उन लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए जिन्होंने साइंस बहुत अच्छी पढ़ी हुई है। देयर आर सम पीपल जिन्होंने बीएस वगैरह बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मेसी में, साइंसेस के बैकग्राउंड के साथ की होती है, तो पेटेंट्स उनकी कप ऑफ टी है, बिकॉज पेटेंट इज कॉम्प्लेक्स। पेटेंट एप्लीकेशन ही अदरवाइज मेरे और आप जैसे लोग ड्राफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये पेटेंट एप्लीकेशन को क्लेम करना है इन्वेंशन के तौर पर कि एक ऐसी मोबाइल टेक्नोलॉजी जो मोबाइल सिग्नल्स के साथ जुड़ी हुई है और ये पहले से मौजूद तमाम टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है, सो यू आर डिस्क्लोजिंग एंड क्लेमिंग एंड देन फिर आखिर में आप क्लेम्स बना रहे कि इसका सिग्नल और सिग्नल के रिसेप्शन और रिसेप्शन के कवरेज, इट्स रियली काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो पेटेंट में वो लोग हाथ डालें जिनका एक अच्छा साइंटिफिक बैकग्राउंड है। हाँ, आप पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के केसेस कर सकते हैं, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे, वो इस वक्त हमारे मौजू नहीं है गुफ्तगू करने का। तो एक तो WIPO को आप जरूर देखें, जरूर उनकी वेबसाइट देखें, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यू शुड जस्ट नो कि जी कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे। इट्स लाइक अ थ्रेड, आप ऑन द फेस ऑफ इट कुछ इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करेंगे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। कंटिन्यूअस नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, थीसिस लिखना चाहते हैं, उनके लिए तो एक खजाना वहां पर अवेलेबल है। 1994 में दुनिया में एक काम ऐसा हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सीन पर एक रेवोल्यूशन आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सीन प्री 1994 एंड आफ्टर 1994। अगर एक बड़ी हिस्टोरिकल चीज हुई है 1994 में, वो क्या चीज थी? किसी को आइडिया? 1994 में काम ऐसा हुआ ग्लोबली जिसने इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ को बिल्कुल एक नई जिहत दे दी, जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऑल टुगेदर एक नया रंग दे दिया। यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 10 साल से यूरोप राउंड में नेगोशिएशंस चल रही थी, उनको इवेंचुअली कल्मिनेट किया गया और एग्री किया गया। मराकश जो मुल्क है उसका एक शहर भी है मराकश के नाम से। उस मोरक्को में मराकश नाम का एक शहर है जहां पर एग्रीमेंट हुए, जिनको हम यूरोप राउंड नेगोशिएशंस का फाइनल आउटकम कहते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उनमें एक एग्रीमेंट जो आज हमारी इस गुफ्तगू से रेलिवेंट है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट, TRIPS। It stands for Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS। ओके, तो आप इसको बस अपने ज़हन में रख लें और गूगल करें ट्रिप्स, तो सबसे पहले ट्रिप्स खुल जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, और कई एग्रीमेंट हुए थे, बंडल ऑफ एग्रीमेंट्स। इस वक्त चूंकि हम WTO की बात नहीं कर रहे या इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ की बात नहीं कर रहे, वरना उसके अंदर टेक्सटाइल के एग्रीमेंट है, सर्विसेज के एग्रीमेंट्स हैं, सो वेरी। ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, यहाँ पर एक आज ऑफिस ऐसा है और कोर्ट ऐसी है जो WTO से रेलिवेंट है। ये जो डंपिंग, एंटी डंपिंग आप सुनते हैं ना, और काउंटर वेलिंग मेजर्स, उसका ट्रिब्यूनल है आई थिंक एंटी डंपिंग का यहाँ इस बिल्डिंग में, तो वो भी बाय वर्च्यू ऑफ WTO एग्रीमेंट क्रिएट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि WTO ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड लॉ के तहत डंपिंग, एंटी डंपिंग की एग्रीमेंट है। सो इवन यहाँ पे IP का ट्रिब्यूनल भी है ना, IP का ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर है। तो प्री WTO, पोस्ट WTO हुआ ये कि ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हो गया और WTO ने ये कहा कि जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट बाइंडिंग है। इससे पहले WIPO था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन WIPO के बारे में, जैसे इंटरनेशनल लॉ के बारे में कहा जाता है ना कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में जनरल ये है कि इट डज नॉट हैव टीथ्स, इट डज नॉट बाइट। इंटरनेशनल लॉ के बारे में पहला क्रिटिसिज्म आप सबने पढ़ा होगा कि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी का मसला है। इसके ज़ाहिर बात है डोमेस्टिक लॉ की तरह कोई पुलिस नहीं होती, इन्फोर्समेंट नहीं होती। सो देयर इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन वेदर द इंटरनेशनल लॉ इज लॉ, क्योंकि लॉ तो वो है विच इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो एक ऐसा लॉ जिसको जो विच इज नॉट एज सच बैक्ड बाय सैंक्शन, और मोस्ट ऑफ इट इज नॉट बैक्ड बाय सैंक्शंस, तो क्या उसको लॉ कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? तो ये एक डिबेट अपनी जगह मौजूद है, और ये एप्लीकेबल थी ऑन WIPO एज वेल। कि WIPO की इतनी ट्रीटीज थी, सब कुछ था, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो नहीं मानते, आपने साइन भी किया हुआ है, आप नहीं इन्फोर्स करते तो नहीं करते, आपको कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं थी, कोई पुलिसिंग नहीं थी। 1994 में जब हमने WTO, पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया, बाकी दुनिया के मुल्कों ने भी ज्वाइन किया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये जो एग्रीमेंट है ना ट्रिप्स, ये बाइंडिंग बन गया। और अगर आप इसको नहीं मानते तो ये बाकी इंटरनेशनल लॉ की तरह नहीं है। WTO के पास दांत है
और उस दांत से WTO काटती है, उनका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अगर आप उनकी सिस्टम को साइन करने के बाद नहीं मानते तो आपके जो दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन के केस नहीं होते। तो इट इज नॉट द आर्बिट्रेशन, वो उसको कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ODSU के पैनल्स बनते हैं, लेकिन वो बड़ा सख्त सिस्टम है, और अगर आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो आपके खिलाफ ट्रेड रिटेलिएशन होती है, पाबंदियां लगती हैं। आपके जो मसलन अगर आपके पास कोटा है यूरोपीय यूनियन में टेक्सटाइल तौलिए बेचने का, तो वो उसको कट कर देंगे। जाहिर बात है कि यू विल फील अ लॉट ऑफ हीट, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट पर, आपकी चीजों पर टैरिफ लगा देंगे, बाहर बड़ा हाई टैरिफ लगा देंगे, तो उनके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म अवेलेबल है। तो जब WTO में ट्रिप्स एग्रीमेंट हो गया ना, उससे सारी दुनिया में एक तब्दीली आ गई, और 1994 में ये एग्रीमेंट होता है, और इसकी इफेक्टिव डेट स्टार्ट होती है फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ डेडलाइंस थी, अमीर मुल्कों के लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए कुछ और थी, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और थी, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और डेडलाइंस थी, लोगों के हालात को देखते देखते। हम डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे लिए जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उसकी जो मेजर डेडलाइंस थी ना, कुछ छोटी मोटी को हम डिस्कस नहीं कर रहे, जो मेजर डेडलाइंस थी वो थी ईयर 2000 ऑनवर्ड्स। तो 2000 से फिर हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज को अमेंड करना शुरू किया, और यही वजह है कि अगर आप देखें तो पहले हमारे पास प्री पार्टीशन लॉ चलते आ रहे थे, किसी ने कोई बॉदर नहीं किया उनको चेंज करने और रिवैम्प करने के बारे में। लेकिन आपका पेटेंट लॉ 2000 में बना, पेटेंट ऑर्डिनेंस ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 में बना, कॉपीराइट लॉ में जो अमेंडमेंट्स है वो भी अराउंड सेम टाइम हुई। कुछ अरसे के बाद आपकी पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसको आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो एस्टेब्लिश कर दी गई। इसके अलावा आपने डिजाइन का नया लॉ 2000 के बाद बनाया, आपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की प्रोटेक्शन का लॉ भी 2000 के बाद बनाया, आपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक फॉर्म है, वो भी आपने 2000 के बाद बनाया। ये क्यों की आपने सारी लेजिस्लेशन? इसलिए कि आपके सर पर एक तलवार लटक रही थी जिसको कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कंप्लायंस में नहीं होंगे, एंड देन देयर वुड बी पोटेंशियल सैंक्शंस ऑन यू। तो ये आपने करना शुरू किया। अगर आप पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन को देखना चाहते हैं तो www.ipo.gov.pk वेबसाइट पे जाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी वेबसाइट पे आपको ट्रेडमार्क का लॉ भी पड़ा हुआ है, उसके रूल्स भी बने हुए हैं, कॉपीराइट का भी लॉ पड़ा हुआ है, रूल्स भी पड़े हुए हैं, पेटेंट्स के भी लॉ रूल्स, और ये दूसरी फॉर्म्स जो मैंने बताई है ना एडिशनल, यानी प्रोटेक्शन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनकी चीजें भी यहां पर पड़ी हुई है। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो IPO के दायरा कार में नहीं आती और वो उनकी वेबसाइट पे नहीं। बाकी तमाम फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में आती है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के सब ऑफिसेज हैं। ट्रेडमार्क ऑफिस अलग है, रजिस्ट्री, कॉपीराइट रजिस्ट्री अलग है, और ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्ट्री अलग है, ये अलग है। और ये तीनों रजिस्ट्रीज जो है ये पाकिस्तान में है फेडरल सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में, लेकिन ये इनके ऑफिसेज जो हैं ये कराची में, और ये हिस्टोरिकली ऐसे ही था। यानी चूंकि ये पहले बनी थी हमारी प्री पार्टीशन लॉज के अंडर, बाद में जब हमने IPO के लॉ बनाए तो इनको IPO के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन रवायती तौर पर ये कराची से ही ऑपरेट कर दिया चली आ रही है। गो कि अब इन वन विंडो फैसिलिटीज इन्होंने लाहौर में भी दे दिया, IPO के ऑफिस यहाँ भी ये मौजूद है। आजकल तो हर चीज तकरीबन ऑनलाइन हो रही है, तो लेकिन इनके जो मेन ऑफिस हैं वो कराची के अंदर मौजूद है। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म ऐसी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में नहीं आती, उससे बाहर है, बाकी सारी उसके अंदर आती है। और वो कौन सी है? प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन, न्यू प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन। ये प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन क्या होता है? प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ये होता है कि अगर आप ये पौधों की, अगर आप ऐसे साइंटिस्ट हैं जो पौधों की नई कोई किस्म इजाद करते हैं, नई ब्रीड निकाल देते हैं, और कोई नया सीड आप इंप्रूव टेक्नोलॉजी के जरिए कोई नया सीड लेके आते, ऐसा सीड जिसके ऊपर सुंडी फॉर एग्जांपल हमला न करती है, या वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, बेहतर परफॉर्मेंस देता हो, ज्यादा यील्ड देता हो। ये भी तो मेंशन है ना, ये आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में लोग बैठे होते हैं वो ये कुछ कर रहे हैं, उसकी भी प्रोटेक्शन होती है। उसका भी एक लॉ है कि आप बाकी लोगों को रोकते हैं कि जी मैंने सबसे पहले ये सीड बनाया है, आई एम गोइंग टू रजिस्टर दिस, यू कैन नॉट यूज दिस विदाउट माई ऑथोराइजेशन। फिर आप उसकी लाइसेंसिंग करते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी सीड कंपनीज है ना, सीबा गई और मॉन्सेंटो दुनिया में,
ये इस प्रोटेक्शन के ऊपर खड़ी है, ये प्रोटेक्शन लेते हैं तो और ये आपको जो रोकते हैं ना कि आप मेरा सीड नहीं यूज कर सकते और आपके पास सीड की लाइसेंस है कि नहीं है, ये इन लॉज की बुनियाद पर रोकते हैं। तो ये जो सीड से रिलेटेड लॉ है ना पाकिस्तान में, न्यू प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लॉ, ये एग्रीकल्चर के महकमे के अंडर आता है, ये आईपीओ के डोमेन से बाहर है। बाकी सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, वो किसके अंडर आती है? वो आती है आईपीओ के अंदर। और आईपीओ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क ऑफिस अलग है, कॉपीराइट ऑफिस अलग है और पेटेंट ऑफिस अलग है। हमारे पास टाइम कम है, मैं क्विकली आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, तीनों के बारे में बताऊं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। कॉपीराइट का सब्जेक्ट मैटर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है। हर वो काम जो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक होगा उसको आप कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो लफ्ज है ना लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक, जाहिर बात है कि इसके अंदर फिर बहुत सारी डिटेल्स है। अगर आप शायर हैं और आप शायरी करते हैं और आपने किताबें लिखी हैं और आप अदीब हैं और आप ड्रामा लिखने वाले हैं और आपने ड्रामे लिखे, आप पेंटर हैं और आपने पेंटिंग की है और आप म्यूजिशियन हैं और आपने म्यूजिक कंपोज किया है, तो ये सब लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क है सारे का सारा। इवन इफ अगर आप परफॉर्मर हैं और आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, आपने आर्ट परफॉर्म किया, तो ये परफॉर्मेंस भी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। इवन आप जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है आजकल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर राइटर है, अपने आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट करते हैं, अब कंप्यूटर प्रोग्राम तो टेक्निकल लैंग्वेज में राइट होता है ना, वो तो वर्ड्स में और शायरी की सूरत में राइट नहीं होता, लेकिन लॉ कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के अंदर शामिल किया जाएगा, तो उसको भी उसी तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सारे के सारे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन में आते हैं। दुनिया भर में अक्सर मुल्कों में कॉपीराइट और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, ये लॉयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई बंदा कोई एक ऐसी चीज लिखता है जो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आती है, कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्ट हो सकती है, लेकिन किसी वजह से उसने प्रोटेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसने अपना डोजियर सबमिट नहीं करवाया, इवन देन वो काम प्रोटेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑप्शनल है और दुनिया के कई मुल्कों में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि अगर आपने कोई चीज लिखी है तो ये आपकी कॉपीराइट है। अगर कोई इंफ्रिंज करता है, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, आपने सिर्फ ये साबित करना है कि ये मेरा प्रायर राइट था, बाकी ऑनर्स ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे चला जाता है कि वो ये साबित करे कि उसने आपके काम को इंफ्रिंज नहीं किया। लेकिन कुछ मुल्कों ने फैसिलिटेट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो जो आपका कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962, इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके तहत कॉपीराइट ऑफिस भी कायम किया गया है, इसकी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहें तो मखसूस किस्म के शेड्यूल में फॉर्म्स दिए हुए हैं, उन फॉर्म्स को आप फॉलो करें, एक आध दफा आप प्रोसीजर करें, यू विल गेट टू नो कि जी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। इट्स अ इजी काइंड ऑफ, जो फीसिस हैं वो आप करेंगे। खास तौर पे कुछ केसेस में ये भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप डिजाइन टाइप का प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं कि आपने अखबार में इश्तिहार, अक्सर आपने अखबार में इश्तिहार दिया होगा कि जी मेरा क्लाइंट इस चीज की कॉपीराइट प्रोटेक्शन कर, एक नोटिस आता है और अगर किसी को इतराज हो तो वो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर उस पर इतराज करे। ये नोटिस क्यों होती है? इसलिए कि बास कामों के सिलसिले में लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने पब्लिक एट लार्ज को एक नोटिस देना है, अखबार में इश्तिहार छापना है। ऑब्वियसली ये लॉयर्स अपनी जेब से तो नहीं करते, आप क्लाइंट को ही उसके लिए चार्ज करते हैं। तो ये डिटेल सारी कॉपीराइट लॉ के तहत आती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया वो ट्रेडमार्क का, क्योंकि ट्रेडमार्क इज समथिंग विच इज सो मच अराउंड, और पाकिस्तान में ट्रेडमार्क वो एरिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी है और जिसकी सबसे ज्यादा लिटिगेशन भी है। अगर आप इसको कंपेयर करें ना विद अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ट्रेडमार्क का केस लॉ भी बहुत ज्यादा है। 1940 के लॉ के तहत भी इसके केसेस हैं बहुत सारे, और अब जब से 2001 का लॉ बना है उस वक्त से भी इसके केसेस हैं, और जब से ये ट्रिब्यूनल्स बने तो उस वक्त से तो इसकी एक स्पीडी डिस्पोजल भी है कि अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, ट्रिब्यूनल की वर्किंग से वाकिफ हैं, तो आप अपने क्लाइंट का केस लेके ट्रिब्यूनल में जाएं और विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको रेमेडी मिलती है, प्रोवाइडेड कि यू नो द एरिया, आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेडमार्क का सब्जेक्ट ये है कि कोई भी ऐसा नेम, नंबर और लोगो, इंसिग्निया या इनका कॉम्बिनेशन, इवन बाकी दुनिया में तो साउंड्स एंड स्मेल्स भी ट्रेडमार्क होती हैं, जो हमारे यहाँ जाहिर बात है इट्स टू मच टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन जैसे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, चीजियर्स एंड तहजीब एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स जो हमने आज दिए, तो ये सारे के सारे ट्रेडमार्क के तहत प्रोटेक्ट होती हैं। ट्रेडमार्क में याद रखें
कि अनलाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। आपके लिए लाजमी है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको रजिस्टर करवाएं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट करें। इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन जहां पे रजिस्ट्रेशन के बगैर भी आप अपने ट्रेडमार्क या अपने क्लाइंट के ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन को अदालत में लेके जा सकते हैं, और वो एक्सेप्शन बहुत रेयर है। वो क्या है? जब आपका ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क के लेवल तक चला जाए, यानी किसी वजह से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई लेकिन ये अदरवाइज इतना वेल नोन है कि आप ये कहेंगे कि जी मैं वेल नोन होने की वजह से एक प्रोटेक्शन जो है, लीगल तो नहीं लेकिन इक्विटेबल प्रोटेक्शन जो है वो मेरे लिए होनी चाहिए। लेकिन ये जाहिर बात है कि आपकी स्टेज की बात नहीं है, जो लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत रेयर होता है। मतलब ये कि मैकडोनल्ड्स ने पाकिस्तान में बहुत लेट आया, दुनिया में सारी दुनिया में मौजूद था। वो जब पाकिस्तान में आए और पता लगे जी इस्लामाबाद में किसी बंदे ने मैकडोनल्ड रजिस्टर करवा के बैठा हुआ है, तो वो ये प्ली लेगा कि मैं तो ग्लोबली वेल नोन हूं, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ना लोकल, ये गलत रजिस्ट्रेशन है। आप मेरी रजिस्ट्रेशन को, जो मुझे फोकियत दें, दो आई हैव नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली दैट इज अ साउंड आर्गुमेंट, उसको माना जाएगा। वेल नोन क्या होता है? वेल नोन के लिए आपको क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, उसके लिए टेस्ट क्या है, वो जुडिशियल टेस्ट हैं कई तरह के, उसमें डिटेल्स हैं जो इस वक्त हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन अदरवाइज जनरली रिक्वायरमेंट है, और उसके अंदर मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर क्लासेस होती हैं कि आपने किस किस क्लास में कॉपीराइट करवाना है अपने काम को। ये नहीं है कि आपने एक चीज को कॉपीराइट करवा लिया और वो दुनिया के हर काम के लिए बस आपका हक बन गया है, ऐसे नहीं होता। आपने बताना है कि मेरी जो मसलन मैं अगर शूज के बिजनेस में हूं तो शूज या फुटवेयर या उससे रिलेटेड 2-4 क्लासिफिकेशंस में मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगा। कोई दूसरा बंदा उस नेम को किसी और एरिया में रजिस्टर करवा के इंडिपेंडेंट बिजनेस करता है और आपके बिजनेस को डाइल्यूट नहीं कर रहा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो लॉयर्स को यह भी पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कितनी किस्म की होती है, फिर उनमें कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है, कुछ सर्विस से रिलेटेड। मसलन TCS, DHL, ये प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है, ये सर्विसेज का नाम है। तो सर्विसेज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, सर्विस मार्क्स को भी, और जो प्रोडक्ट के मार्क्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये सारी डिटेल्स आपके ट्रेडमार्क लॉ के तहत दी हुई हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा एलेबोरेटेड है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में पाकिस्तान में पेंडेंसी बहुत है, टेक्स टाइम। अगर आप किसी का ट्रेडमार्क का केस उठाएंगे तो अप फ्रंट आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि आप उसको ये ना कहें कि जी बस 2 महीने 3 महीने, जैसे कहते हैं ना लॉयर, मसला ही कोई नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने उसको पूरी बात बतानी है कि आपका केस बनेगा, मैं फाइल करूंगा, ऑफिशियल गजट में प्रिलिमिनरी इसकी पब्लिकेशन होती है, इसके ऊपर पोजीशन का एक टाइम होता है, उसके बाद फिर इसकी फीसिस होती हैं, और चलते 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 इट टेक्स टाइम, 3-4 साल लग जाते हैं। फाइनली आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, क्योंकि पेंडेंसी है, फाइनली 2 नंबर तरीकों से ट्रेडमार्क ऑफिस में भी काम होता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिस में हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अपफ्रंट और अच्छे कंडक्ट के साथ और एक एथिकल प्रैक्टिस के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अपने क्लाइंट को पहले दिन से बनाएं कि जी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाता है, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इतनी जल्दी नहीं मिलता। आपके पार्ट पे जो है कि आपने फाइलिंग करनी है, फाइलिंग करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन को महफूज रखें और ये हर बंदे को बताएं, और इस दौरान अगर कोई इन्फ्रिंज करता है उसको बताएं कि भाई ट्रेडमार्क इज पेंडिंग, और उसकी बुनियाद पे आप लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल सर्टिफिकेट की इशू होने में टेक्स टाइम। ये एक हमारे पार्ट पे पाकिस्तान में स्टिल इज द प्रॉब्लम कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की पेंडेंसी में बड़ी लाइन लगी हुई है। एंड द थर्ड एरिया इज द पेटेंट प्रोटेक्शन। पेटेंट का लॉ भी ईयर 2000 में आया था पाकिस्तान में, पुराने लॉ को उसने खत्म किया। 2002 में इसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स आई थी। वो उसका सब्जेक्ट मैटर इन्वेंशंस होती है, जब आपको नई चीज इन्वेंट कर ले और आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में हो। इसलिए मैंने शुरू में आपको ये कहा कि मोस्टली इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बिकॉज ये ज्यादातर वो लोग कर रहे होते हैं जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है। और पेटेंट के अंदर फिर ये भी होता है कि फार्मास्यूटिकल के पेटेंट्स के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के अलग होते हैं, इंजीनियरिंग के पेटेंट्स के अलग होते हैं, फिर सब कैटेगरीज के होते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अलग होते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के अलग होते हैं, क्योंकि ये इतना स्पेशलाइज्ड एंड हाईली टेक्निकल एरिया है कि ये मुमकिन नहीं है आपने फार्मेसी पढ़ी हो और आप टेलीकॉम के पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट और उसकी लैंग्वेज, उसका जार्गन, उसका स्कोप ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हाँ, आपके लिए ये मुमकिन है कि आपका क्लाइंट पाकिस्तान से बाहर कई जगह पे पेटेंट फाइल कर चुका हो, उसके पास ऑलरेडी वो पेटेंट एप्लीकेशंस मौजूद हो, और वो बड़ी भारी एप्लीकेशंस होती हैं, कई 100 पेजेस पे होती हैं बाज़ बात।
डिजाइन्स उसके अंदर होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टेक्नोलॉजी का पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं। अगर उसने कहीं फाइल किया हुआ है तो वो आपके हैंड ओवर करेगा, आप उसी एप्लीकेशन को पाकिस्तानी मोडेलिटीज के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करेंगे। और मोस्टली जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फर्म्स, कराची और लाहौर बेस्ड बड़ी फर्म्स हैं, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, विलानी एंड हसन और इस तरह की बहुत सारी, अली एंड को, इस तरह की बहुत अच्छी पाकिस्तान में आईपी का काम करने वाले लोग हैं। उनमें भी 99.9% लोग पेटेंट एप्लीकेशन को डिजाइन नहीं करते। वो अपने क्लाइंट से कहते हैं कि जी पेटेंट एप्लीकेशन एल्सवेयर, क्योंकि उनके इंटरनेशनल ज्यादातर क्लाइंट्स हैं, वो आप हमें दे दें। वो पाकिस्तानी जरूरत के मुताबिक कवर पेजेस आगे पीछे चेंज करते हैं, कुछ छोटे मोटे क्लेम्स को आखिर में जाके रिवाइज करते हैं और देन दे सबमिटेड दिस। तो लॉयर्स का काम ये होता है कि वो उसकी प्रोसिक्यूशन को फॉलो करे, प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, इतराज आ गया, वापस अपने क्लाइंट के पास जाएं, उस इतराज का जवाब दें, हो गया किसी ने इंफ्रिंजमेंट कर दी, उसको नोटिस दे दिया, सीज एंड डिजिस्ट, रोक दें ये काम, वरना हम आपके खिलाफ केस करेंगे। और इवेंचुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में आपने केस कर दिया, जी मेरे क्लाइंट का ट्रेडमार्क या मेरा पेटेंट जो है वो इंफ्रिंज हो रहा है। तो वो जो कि लीगल ग्राउंड्स पे बात हो रही होती है, और अगर टेक्निकल में चली जाए तो फिर आप एक्सपर्ट विटनेस को बुला सकते हैं कि जी ठीक है जी हमारी तरफ से ये एक्सपर्ट विटनेस आएगा, वो आके बताएगा जी ये इंफ्रिंजमेंट है कि नहीं है, इस क्लेम की कंस्ट्रक्शन कैसे है और उस क्लेम की कंस्ट्रक्शन कैसे है। ये पेटेंट के अंदर खासी कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व हैं। और पेटेंट्स की पाकिस्तान में फॉर नंबर ऑफ रीजंस प्रैक्टिस भी खासी लिमिटेड और महदूद है। हमारे कोर्ट केसेस भी इसके बारे में लिमिटेड और महदूद हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी इनोवेटिव एक्टिविटी होती ही नहीं है ना, हमारे यहाँ उस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ही नहीं। सो इट्स नॉट दैट मच रेलिवेंट, दो हायर एजुकेशन कमीशन नाउ इज डूइंग अ काइंड ऑफ पुश ऑल ओवर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के साथ। उन्होंने टेक्नोलॉजी ऑफिसेज बनवाए कि यूनिवर्सिटी में जैसी वैसी रिसर्च भी हो रही है, लोग पेटेंट्स फाइल करें। लेकिन हम यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि साइंस के लोग पेटेंट फाइल करना भी चाहें तो पेटेंट एप्लीकेशन कौन ड्राफ्ट करेगा, हु विल बेयर द कॉस्ट, ये यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप में से जो यंग लोग हैं ना, जिनका इंटरेस्ट इन एरियाज में है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि आप लोग जाएं पढ़ के थोड़ा और कुछ एक्सपर्टीज डेवलप करें और यूनिवर्सिटी से रब्ता करें। उन्हें कहें जी हम कुछ वॉलंटियर करेंगे, कुछ आप कॉस्ट बेयर करें, हम आपके टेक्नोलॉजी ऑफिस के साथ और ऑफिस के साथ काम करते हैं और हम आपकी पेटेंट एप्लीकेशंस की प्रोसिक्यूशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह देखिए थोड़ा काम जो है ना इमर्ज होता है। दिस इज हाउ यू डू। लोकल बिजनेसेस के पास जाएं, उन्हें कहें आपका इतना अच्छा बिजनेस है, इसकी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन की कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और उनके एग्जांपल्स दें, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल्स दी कि अगर आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन अप फ्रंट नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी नहीं इवॉल्व करेंगे, बाद में आपको नुकसान होगा, बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के आज के इस दौर में ट्रेडमार्क में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑनलाइन डोमेन नेम्स। ये जो हम जाते हैं ना किसी वेबसाइट पे और एक एड्रेस लिखते हैं www.this.com। पिछले दिनों एक प्रैक्टिकल केस हुआ और द यूनिवर्सिटी वेयर आई यूज्ड टू वर्क बिफोर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर आप खोलना चाहें तो वो है www.iiu.edu.pk। इस्लामाबाद में एक नई यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में कायम हुई, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और उन्होंने जो अपना डोमेन नेम बनाया है वो है www.iiui एक आई का इजाफा किया सर .edu.pk। अब इज इट कंफ्यूजिंग? Yes. इज इट मिसलीडिंग? अब यस नो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स अवेलेबल है ना। इस पर किसको इतराज करना चाहिए? बिकॉज दे हैव अ प्रायर राइट, इजंट इट और नॉट? दे हैव अ प्रायर राइट। सो ये जो मैं मिसाल आपको देना चाह रहा हूं वो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इस तरह की बेतहाशा चीजें हैं कि लोग मुख्तलिफ फेमस चीजों के डोमेन नेम्स अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं और बाद में कहते हैं कि आप हमसे खरीद लें इनको और उसको बेचने की कोशिश करते हैं। पहले ये लीगल था, अब इसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके क्लाइंट के फेमस नेम्स को, ऑफलाइन नेम को कोई बंदा ऑनलाइन उसका डोमेन नेम रजिस्टर करवा रहा है और अप्रोच कर रहा है कि जी आप इसको मुझसे खरीद लें, आई एम रेडी टू ट्रांसफर, इतने पैसे दें, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ लीगल ऑनलाइन मैकेनिज्म अवेलेबल जिसको आप ट्रिगर करके उसको कंपल्सरीली अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। और ये भी लॉयर्स का काम है करने वाला। यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के हवाले से अवेलेबल है। उसकी 2-3 कंडीशंस होती हैं।
और एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको थोड़ा सा उस प्रोसीजर का पता हो और आपको 2-3 कंडीशंस का पता हो एंड यू आर गुड इन दैट, तो आप बहुत सारा ऑनलाइन इस तरह का डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के काम में भी एज ए लीगल एडवाइजर और एज ए लीगल काउंसल आप काम कर सकते हैं, और वो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। सो आई वुड एंड हियर। आई अंडरस्टैंड कि ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत बात नहीं हम कर सके बिकॉज वी वर नॉट हैविंग टू मच ऑफ टाइम। मैंने इधर उधर बिट्स एंड पीसेस में कुछ चीजें आपके लिए ड्रॉप करने की कोशिश की है विद द होप कि अगर इनमें से कुछ चीजें मैग्नेट की तरह आपके दिमाग के साथ चिपक जाती हैं तो होपफुली आप बाद में अपने तौर पे एक्सप्लोर करके चीजों को मजीद कर सकते हैं। अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पे एक एक करके जरा ज्यादा तफसील के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है, उस पर अगर आप कुछ कमेंट्स कर दें। तो पेटेंट्स की आपने बात की कि इतना ज़्यादा उसका काम नहीं है और यहाँ कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और हम ट्रेडिशनली इन्वेंशंस को देखते हैं कि जो प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में या इन फील्ड्स में होती हैं। आजकल डिजिटल इनोवेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक कोई ऐसा डिजिटल एसेट या प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं तो उस पर भी वही, यानी उसको भी कंसिडर किया जाता है लीगली एज एन इन्वेंशन, और अगर किया जाता है तो फिर देन वेदर इट इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू पेटेंट लॉ, और अगर नहीं तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। जी, असल में देखिए, इफ यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स तो मेरा जवाब ये होगा कि अपफ्रंट होगा कि बिल्कुल ये इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि यूएस में इस तरह के जो नॉन फिजिकल इन्वेंशन होती हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन है ना कोई चीज वो नॉन फिजिकल होती है ना, तो जो नॉन फिजिकल डिजिटल एग्जिस्टेंस जिस चीज की होती है उसको भी वो पेटेंट प्रोटेक्टेड करते हैं, उसको देते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में हम थोड़ा सा टिल्टेड हैं टुवर्ड्स यूके एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ थिंग्स। हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टाइप की जो चीजें हैं या सॉफ्ट एग्जिस्टेंस जिन चीजों का है, जब तक उनका इंटरफेस किसी मशीन के साथ, हार्डवेयर के साथ ना हो तो उसको पेटेंट प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। लार्जली इट्स अ मैटर ऑफ फ्रेजिंग एंड फॉर्मुलेटिंग, स्ट्रक्चरिंग योर पेटेंट एप्लीकेशन। अगर आप स्मार्ट इनफ हैं और इवन इस चीज को जिसकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं इस अंदाज में पेटेंट एप्लीकेशन में शो करें तो पाकिस्तान में भी आप पेटेंट ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए किसी ना किसी अंदाज में आपको उसका एक मशीन इंटरफेस बनाना पड़ेगा। मशीन इंटरफेस ऐसे बन सकता है ना जिस तरह का आप इशारा कर रहे हैं, वो जाहिर बात है कि उस चीज को एक्सेस करने के लिए किसी को मोबाइल, कंप्यूटर, गैजेट की जरूरत तो होगी। आप शो इस तरह करेंगे ये इस गैजेट के साथ इसका इंटरफेस बनता है, तो अलॉन्ग विद गैजेट अगर आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। माइनस गैजेट करेंगे तो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा पेटेंट, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, पाकिस्तान में चूंकि पेटेंट के बारे में इतनी ज्यादा आगाही नहीं है, कोई अगर आपके पेटेंट की पोजीशन ना करे तो आपको ऐसी चीजों का भी यहाँ पेटेंट मिल जाता है जो बिल्कुल इलीगल हो, लॉफुल ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आगाही नहीं है चीजों के बारे में। प्रॉब्लम वहां पे होता है जब आपका कोई कंपटीटर होता है और वो आपकी पोजीशन में आता है और वो आपको टफ टाइम देता है। वरना आप ऐसे पेटेंट भी यहाँ पे ले जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं जिनका पेटेंट मिलना नहीं चाहिए आपको लीगली स्पीकिंग, लेकिन यू आर स्मार्ट इनफ कि यू प्ले अराउंड और आप पेटेंट एप्लीकेशन को ऐसे ड्राफ्ट करते हैं कि आप लूप होल्स में से गुजार दें। सर, स्पीकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपने बड़ी बात की ना, आपने इंडिकेट किए कि इन ये एरियाज हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज, दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी एरिया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इनोवेशन तो उसमें फिर पूरी दुनिया में हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जो कन्वेंशनल इन्वेंशंस हैं वो नहीं हो रही, क्योंकि उसमें ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड है। इट इज़ वन एरिया जहाँ आप नीश कार्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल हो रहा है आजकल। कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ, ये जो क्या कहते हैं इसको, नाम से स्लिप हो रहा है, ये जो स्टार्टअप्स नहीं होते, देयर आर पीपल, एक आध लॉ फर्म है पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली जो स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही है कि स्टार्टअप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैसे लीगल प्रोटेक्शन हो सकती है। तो कुछ हैं लोग जो अहेड ऑफ कर्व, और जो अहेड ऑफ कर्व है वो जाहिर बात है कि वो उस मार्केट को कैप्चर भी कर रहे हैं ना। तो आप में से भी जो यंग स्मार्ट लोग हैं जिनकी इंक्लिनेशन है इन टुवर्ड्स द गिवन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, सो यू कैन ऑलवेज डू अराउंड। तो पॉसिबिलिटी है हर चीज की, लेकिन उसके लिए जाहिर बात है जरूरी है कि थोड़ा सा इंसान मेहनत करे, आगे बढ़े, एक्सप्लोर करे। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ लीगल एक्टिविटी है, लीगल प्रोफेशनल एक्टिविटी है, तो जिसके लिए आपको जाहिर बात है कि एक और चैम्बर थोड़ा सा दिमाग में खोलना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जी प्लीज सर, कॉपीराइट्स क्लेम में आपने कहा कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन डिफेंडेंट। जनरली लॉ में लीगल मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स एंड द वन हु alleges must prove it, या द plaintiff must stand on its own foots।
तो ये क्यों है इसमें ऑनर्स ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे क्यों है? इसमें प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ आपके साथ अटैच है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो एंड फाइल अ केस एंड यू से कि दिस इज माय बुक व्हिच यू आर पायरेटिंग, तो आपको उस बुक की सिर्फ एक फॉर एग्जांपल कॉपी या ये कि जी ये आपकी किताब है, कहीं से पब्लिश हुई है, बस आपको इतना प्रूफ देना है. और उसके बाद आपने ये एलिज करना है कि जी XYZ इसकी पायरेसी कर रहा है. उसने ये साबित करना है कि वो पायरेसी नहीं कर रहा. तो ये चूंकि बुनियादी तौर पर एक कंसेप्ट जो है ना नॉन कोडिफाइड लॉ से शुरू हुआ था, और इसके भी बुनियाद बिल्कुल इक्विटी के लॉ में है, तो बाद में जिसको कोडिफाइड किया गया. तो इसलिए इट वर्क्स लाइक दिस. आजकल के दौर में रजिस्ट्रेशन इसलिए भी आई है जो आप बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इज योर प्रूफ कि, और द मोमेंट यू अटैच अ सर्टिफिकेट दी इवन तो रजिस्टर करवाया था, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ एक प्रिजम्पशन अटैच हो जाती है कि जी आप इसके ऑनर हैं, और अब दूसरा बंदे ने ये साबित करना है कि वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा या जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो इसके डोमेन में नहीं आती. अगर सर्टिफिकेट ना हो अदरवाइज तो फ्रिवलेस लिटिगेशन नहीं होती है, लेकिन इसके लिए फिर प्रिजम्पशन ये है एल्सवेयर इन द वर्ल्ड कि कोर्ट्स फ्रिवलेस लिटिगेशन के मामलात को हल करेंगी और देखेगी कि ऑल टुगेदर अगर आपने किसी को तंग करने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन करने की कोशिश की है, मामलात को सिर्फ डिले करने के, किसी को खराब करने, ड्रैग करने के लिए, तो अदालतों के पास तो इनहेरेंट कॉस्ट देने की, अब आपके सामने हाई कोर्ट ने शुरू कर दिया ना कॉस्ट देना, तो कॉस्ट दें उसमें. जी सर ये जो ट्रेड मार्क है इसमें एक चीज है सीई मार्किंग. सीई मार्किंग ट्रेड मार्क का सब्जेक्ट है मुझे नहीं समझ आया. या पेटेंट है? नहीं, CE सर क्या है? देखिए, जब आप कह रहे हैं ना ट्रेड मार्क, आपने ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन ले लिया वो कंपलसरी है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है. इसका मतलब है कि पेटेंट तो होगी एक टेक्निकल टर्म ना, इसका मतलब है आप अपनी चीजें ना इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर मार्केट में नहीं कर सकते जब तक उनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी. अब इस सारे सिनेरियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटरनेशनल ट्रेसेबिलिटी तो कोई भी समझ नहीं आ रही. इट मीन्स कि आपने यहाँ से लोकल फेडरेशन से ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अपनी रजिस्ट्रेशन ले ली, आप अपनी प्रोडक्ट को लोकली मार्केट कर सकते हैं. तो जो हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसके लिए फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी सी बात है, वो WIPO वो भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है. तो CE मार्किंग बेसिकली वो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क का नंबर है, इसका मतलब है वो तो लेना फिर कंपलसरी है आपके लिए. नहीं, असल में दो चीजें. अगर तो आप एक बात याद रखें, किसी भी प्रोडक्ट की लाइन को ट्रेस करना ट्रेडमार्क के फंक्शन में से नहीं है. ठीक है, इसके लिए जहर बात है आजकल ट्रैकिंग की कई टेक्नोलॉजीज भी आई है और ब्रांडिंग भी है. ट्रैकिंग का एक अलग सिस्टम है, उस ट्रैकिंग के जरिए आप उसको करते हैं. बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ये भी याद रखें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ टेरिटोरियल है इन नेचर. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इंटरनेशनल पेटेंट या इंटरनेशनल ट्रेडमार्क या इंटरनेशनल कॉपीराइट कहते हैं. ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. ये टेरिटोरियल इन नेचर का मतलब ये है कि आप जिस मुल्क में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहां ये रजिस्ट्रेशन होगी, जिसमें नहीं करवाएंगे वहां वो पब्लिक डोमेन में, वहां जो मर्जी उसको इस्तेमाल करें. एक अमेरिकन कंपनी एक नई मेडिसिन बना के अमेरिका में पेटेंट लेती है, पाकिस्तान में नहीं लेती, तो पाकिस्तान में वी आर फ्री. अगर हम बनाते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि जी आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो पेटेंट प्रोटेक्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान. टेरिटोरियल का मतलब ही ये है, उसको यहां भी लेके आनी चाहिए थी. इसीलिए कंपनीज करती ये हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले ग्लोबल उसकी पेटेंट्स या ट्रेडमार्क फाइलिंग करती हैं, हर मुल्क में जाके उसकी फाइलिंग करती हैं. कॉपीराइट डिफरेंट है. कॉपीराइट तो बगैर फाइलिंग के भी आपका राइट होता है ना, इसलिए उसको एक साइड पे करके रखें. लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर आप किसी गिवन एक मुल्क में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप वो नहीं कर सकते. आप तो वो पब्लिक डोमेन में है, कोई दूसरा बंदा उसको यूज करना चाहिए कर सकता है. सर जैसे अभी Adidas का एक लॉसूट चल रहा था इन यूरोपियन यूनियन एंड वेंट टू रजिस्टर इटसेल्फ, लेकिन उनका केस हार गया था इस बेस पे कि दे सेड कि 3 स्ट्राइप्स कोई डिस्टिंक्टिव चीज नहीं है. इवन दो Adidas इज ग्लोबली नोन, लेकिन वो EU में यूरोपियन यूनियन में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज़ इट वाज वेरी पब्लिक द 3 स्ट्राइप्स. असल में यस, देखिए Adidas खुद प्रोटेक्टेड ट्रेडमार्क है. फिर आगे अब उसकी बहुत सारे और ट्रेडमार्क, उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनमें एक 3 स्टेप्स था. अब शूज है, शूज के ऊपर उसने फॉर एग्जांपल 3 लाइनें लगा दी हैं. तो वहां पर इशू ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई. वहां पर इशू ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो प्री रेक्विजिट है, फॉर एग्जांपल पेटेंट में प्री रेक्विजिट है कि आपकी इन्वेंशन इनोवेटिव होनी चाहिए, इसके अंदर नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए. अब ये क्या होता है, ये डिटेल की बात है.
तो ट्रेडमार्क में भी रिक्वायरमेंट ये है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब डिस्टिंक्ट ये ऐसे मतलब आप कहेंगे जी मेरा ट्रेडमार्क है दी शॉप, अब दी शॉप को ट्रेडमार्क मिलेगा आपको? ये तो जेनेरिक नेम है ना, कहीं हर शॉप दी शॉप होती है। तो इसलिए इशू बाज़ औक़ात ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने या ना होने का नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये रजिस्ट्रेशन ही गलत हुई है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन को नलिफाई करवा देते हैं और आप ये चैलेंज करते हैं कि ये गलत रजिस्ट्रेशन हुई है और इसकी बुनियाद पर जो मुझे रोका जा रहा है वो भी गलत है। तो ये भी एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है। कोई बंदा आपके खिलाफ केस करे कि आप मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप जवाब में काउंटर केस करें तो हमारा ट्रेडमार्क ही गलत रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें ज़ाहिर बात है डिस्टिंक्टिवनेस और कई तरह की ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप करते हैं। सर अभी आपने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं ये लॉयर्स के लिए एक पोटेंशियल मार्केट है। इस साइड में किसी का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, शायद ही हार्डली 0.1% इसमें लॉयर्स इन्वॉल्व है ना, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। इसका बेसिकली रूट कॉज ऐसा क्या रीजन है, इसका रूट कॉज क्या है कि इस साइड पे किसी का? इसकी बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हम पढ़ाते नहीं है ना, जैसे हमने शुरू में बात, आप शायद थोड़ा सा लेट आए, अवेयरनेस शायद। देखिए जब तक हम इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, देखिए हम रवायती जो चीजें बनी होती है ना उसके अंदर कन्वीनियंस फील करते हैं। एक हमारा लॉ ग्रेजुएट है, वो मेजर लॉ के कोर्सेज पढ़ के मार्केट में आता है, कोर्ट कचहरी में आता है, उसके सीनियर्स जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्रिमिनल की, सिविल की, या कुछ लोग कॉर्पोरेट बारे में चले जाते हैं, तो वो जो जैसे लोगों के साथ करता है, जो मेन धारे होते हैं, मेन स्ट्रीमिंग जिन चीजों को हुई होती है वो उनके साथ चलता रहता है। तो इस किसी भी नई चीज को करवाने के लिए जाहिर बात है कि अगर आप पहले उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, इवन देखिए इस सब्जेक्ट मैटर पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो 10 साल पहले मुमकिन नहीं थी। सो ये एक वैल्यू एडिशन है। 10 साल बाद क्या सिचुएशन होगी, हो सकता है बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी वो सिचुएशन। तो नए सब्जेक्ट्स के लिए जाहिर बात है यू टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा और तरीके से ओरिएंटेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में अब ये कोर्स ऑफर होने लग गया है, लोग पढ़ने लग गए, बड़ी तादाद में लोग LLM करने लग गए, वहां पे ये कोर्सेज पढ़ते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लोगों की डेवलप है। फिर इसके अंदर एक बड़ी हैवी बाइस्ड है अर्बन रूरल की। अगर मैं बंडी बहाउद्दीन के किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, दैट मेक्स नो सेंस। वहां पर मुझे स्पेशल एंड लोकल लॉ का कोर्स पढ़ाना चाहिए एज एन ऑप्शन एज कंपेयर टू ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं कराची में भी स्पेशल एंड लोकल लॉज पढ़ाता हूँ, कई सालों से पढ़ाता हूँ, और वहां पे भी बेशुफा के प्रियम्पशन के कानून को फोकियत देता हूँ और IP, तो इट मेक्स नो सेंस। तो ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हमें करने की जरूरत है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम किस जगह पे, किस सेटिंग में, और जो हमारे पास ऑडियंस है उनका क्या पोटेंशियल है, वो किन जगहों पे बैठे हुए हैं। तो अगर हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और इन जगहों पर भी IP के बारे में बात नहीं करेंगे और IP से रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड, मतलब ये आपका साइबर लॉ जो है, ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा IP से रिलेटेड है, और आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ बहुत सारा IP से रिलेटेड। आपका कंपटीशन लॉ एक टाइम जो बहुत कम था, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के कई केसेस आकर आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन में ये चीज भी शामिल है कि आप किसी और के ट्रेडमार्क को अपना शो करके इस्तेमाल करें। तो इवन ट्रेडमार्क की इन्फोर्समेंट का एक वेन्यू या एक जगह जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, और उनकी वेबसाइट पे देखें तो कई केसेस हैं, बड़े अच्छे केसेस उन्होंने डिसाइड किए कि जी एक ऐसा यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क जो आपका राइट नहीं है, अगर आप वो ये करते हैं तो वो उसके खिलाफ फैसले सुनाते हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यू है। लेकिन हाउ मेनी लॉयर्स दे नो कि ट्रेडमार्क इन्फोर्समेंट, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम के लिए इवन CCP इज वन फोरम। तो इस तरह की चीजें हैं। जाहिर बात है जब हम इस पे डिस्कशन शुरू करेंगे, बात करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू होगी। सर एक छोटी सी हेल्प, लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोग इन्वेंशंस करते हैं, PhD के स्टूडेंट्स या इस तरह, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हमारे लॉयर्स के लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन करें, देखिए ये जनरल क्वेश्चन ना करें, नहीं सर करें, और विचार भी दूसरे साहब। देखिए जी मैं इसको खत्म करता हूँ। इसका तरीकाकार ये है कि यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू डू आउटरीच। आपने जाना है, मिलना है। यंग लॉयर्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो है ना, सुबह आप माशाल्लाह तैयार होकर आ जाते हैं और बस तारीखें लेते हैं, उसके बाद समोसे खाते हैं पूरा दिन। और पहले जब हम कचहरी में जाते थे तो लोग क्रिकेट भी खेलते रहते थे पूरा दिन साइड पे ना, पता नहीं आप भी खेलते हैं कि नहीं, एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। प्लीज डोंट डू दिस। अपना काम करें, तवज्जो करें, जैसे ही फारिग हो, और कोई काम नहीं है ना। हाई कोर्ट में जो आपके अच्छे हाई प्रोफाइल किस्म के अच्छे जजेस हैं ना, जिनके यहाँ बहुत अच्छे, उधर जाके बैठ जाए, सुनते नहीं ये क्या करते हैं, वहां लॉयर आके क्या करते हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स कैसे होते हैं, जज कैसे क्वेश्चन पूछता है।
बाहर जाएं, जिन जगहों पर ये हम इश्यूज कर रहे हैं आउटरीच करें। 2-3 साल में आप देखेंगे कि आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी हो गई। लेकिन अगर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद ही सारा टाइम करते रहेंगे और चाय समोसों वाले मसले पे तो 3-4 साल बाद में कुछ नहीं होगा। तो ये तो आपके हाथ में। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को FIR की एक कॉपी प्रोवाइड की गई है। इसके टॉप पर कुछ लोगों के ऊपर P लिखा है, कुछ के ऊपर D लिखा है। समझ गए होंगे PD का मतलब प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। तो जिसका D है वो डिफेंस तैयार करेगा। इसका परसू आदल जी काजी साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर है, यहाँ आपसे आर्गूमेंट्स करवाएंगे। जो डिफेंस वाले हैं डिफेंस के आर्गूमेंट फाइल तैयार करेंगे आप, उसमें FIR लगी हो क्या है? नहीं बेटे, दिस इज नॉट वे। उसमें आप पेपर साथ रख लें और इसमें 2-3 चीजें मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। नंबर 1 फैक्ट्स। FIR में जो फैक्ट्स दिए वो सारे आपने अपने पेपर पर लिखे होने चाहिए। लॉ जितनी सेक्शंस लगी हुई है इसमें उनको पढ़ना है आपने। उनमें वेलेबल कौन सी है, नॉन वेलेबल कौन सी है, वेलेबल का फैक्ट क्या है, नॉन वेलेबल का फैक्ट क्या है, कितनी सजा है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद मुमकिन हो तो साइटेशंस हासिल कर ले अपने हक में। जो डिफेंस वाले हैं डिफेंस के हक में साइटेशंस, और जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने हक में साइटेशंस का वो रेफर करेंगे। और उसके बाद इस FIR में जो फ्लाज हैं वो आपने नोट करने कि क्या क्या फ्लाज हैं इसमें। तो ये आप लोग तैयार करेंगे। परसों 1 बजे यहाँ पर ही हम, क्योंकि आप लोगों की तादाद ज़्यादा है, वरना पीछे हमारा कोर्ट रूम भी है, कोर्ट रूम में बहुत कम लोग आएंगे, तो हम यहाँ बंदोबस्त कर देंगे। 2.5 से ये और एक और नीचे रख देंगे, एक तरफ डिफेंस के लॉयर्स, दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन के। आप टीम्स बना लीजिएगा। तो यहाँ प्रैक्टिकल एक कह लें कि बेल पर आर्गूमेंट करेंगे इस पर। तो इसको संभाल के रखिएगा पीस ऑफ पेपर को, फाइल कवर में अपने सारा वर्किंग जो है साथ रखिए। अभी 1 बजे सैयद कमर हुसैन शाह साहब भाई साहब तशरीफ ला चुके, उनका होगा 10-1 मिनट की ब्रेक, चाय या बात हैवी कप ऑफ टी पानी पी इजी होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके कोई दोस्त है उनको बुला लें साथ, अगर नहीं तो कैदी 1 मैन टीम भी बन सकती है। थैंक यू।